हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन बंसल ट्यूटोरियल। आई एम शालिनी और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी बिहार स्पेशल, जो आपके बिहार के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे हम बीपीएससी के बारे में बात करें या हम दरोगा के बारे में बात करें, बिहार का जो होता है, या किसी भी एग्जाम के बारे में बिहार से रिलेटेड, तो ये बुक को मैंने कहा था आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार एक परिचय, इसका हमने पहला चैप्टर कल डिस्कस किया था, बिहार का इतिहास, और उसी का हम सब पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पूर्व ऐतिहासिक बिहार, ऐतिहासिक काल का आरंभ और महाजनपद। ये तीनों ही टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। ये सेकेंड पार्ट है इस सीरीज का। चलो, आज का पहला सवाल है, जरा देखो। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानता। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ है? देखो, पूर्व ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? ये ऐसा काल है जिसके लिखित साक्ष्य, रिटर्न, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये कब से आरंभ हुआ है? ये आरंभ हुआ है आपका 40,000 ईसा पूर्व को ये शुरू हुआ है। ठीक है, ऐसा मानते हैं बिहार का पूर्व ऐतिहासिक काल 40,000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल, समझ रहे हो, जहां पे कुछ भी रिटर्न चीजें हमें जहां पे नहीं मिली है, कुछ भी रिटर्न चीजें जहां हमें नहीं मिली है, वो आपके कहां से प्राप्त होता है? कुल्हाड़ियों के फलक, ब्लेड्स जो होते हैं कुल्हाड़ी के, चाकू एवं खुरपी। दूसरा, मृत भांड। मृत भांड का अर्थ क्या होगा? पोट्री। ठीक है, ठीक है, मृत भांड का अर्थ क्या होगा? पोट्री होगा। तो केवल एक, एक और दो, एक एंड तीन और एक दो तीन, देखो तीनों ही जगह से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तीनों ही जगह से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जरा एक बार मैप में जरा देख लेते हैं, जरा देखो। अगर हम बात करें तो देखो, पटना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पटना से प्राप्त हुआ है। दूसरा है गया से प्राप्त हुआ है। गया में कौन सा प्लेस है? तो जेठियन जगह है जहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जेठियन जगह से प्राप्त हुआ है। मुंगेर में प्राप्त हुआ है। मुंगेर में अगर हम बात करें, मुंगेर में कौन सा जगह से प्राप्त हुआ? तो भीम बांध से प्राप्त हुआ है। ये सारे चीजें, सारे अवशेष के बारे में अगर बात करें, जैसे हमने बोला कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पटना, गया और मुंगेर, इन तीन जगहों से प्राप्त हुआ है। आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रिमिटिव मैन, समझ रहे हो, आदि मानव, प्रिमिटिव मैन के अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले हैं, ये आपको बताना है। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, मुंगेर एवं नालंदा से, गया एवं डेहरी से, और उपयुक्त में कोई नहीं। तो याद रखना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है। आपका आदि मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसे, और ये आदि मानव का काल कब से शुरू होता है? तो ऐतिहासिक काल से। ठीक है, ऐतिहासिक काल से 1,00,000 पूर्व बिहार में आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। समझ रहे हो, ऐतिहासिक काल से 1,00,000 ईसा पूर्व के बारे में अगर हम बात करें तो हमें आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? प्रिमिटिव मैन के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, ये बताना है। पूर्व प्रस्तर युग, प्री स्टोन एज, प्रस्तर मतलब होता है स्टोन, मध्य प्रस्तर युग मतलब न्यू स्टोन एज, हड़प्पा युग, हड़प्पा एज, और नव प्रस्तर युग मतलब मिडिल स्टोन एज, कहां से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग से प्राप्त हुआ है। और ये है कहाँ पे आपके, कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपके नालंदा और मुंगेर। ठीक है, नालंदा और मुंगेर। ठीक है, नालंदा और मुंगेर से आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवप्रस्तर युग के बारे में बात करें तो इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद और चेचर, याद रखना, चिरांद। ठीक है, आपके चिरांद और चेचर। चेचर कहाँ है? तो वैशाली में है। चिरांद कहाँ है? तो सारण में है। ठीक है, तो याद रखना चिरांद और चेचर, चिरांद, सारण, चेचर और आपके वैशाली। हड़प्पा युग के बारे में अगर बात करें, मध्य प्रस्तर युग के बारे में अगर हम बात करें तो न्यू स्टोन एज हो गया। कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर, न्यू स्टोन एज मुंगेर। जरा देखो मैप, देखो मुंगेर ये हो गया आपका, सारण ये हो गया,
चिरांद जिसके बारे में बात कर रहे थे हम। वैशाली, देखो ये हो गया वैशाली। वैशाली में क्या मिला है आपका? चेचर। वैशाली में जगह है चेचर, वहां से प्राप्त हुए हैं कुछ एविडेंस। मुंगेर आपने देख ही लिया, गया देख ही लिया, पटना देखो देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो जरा, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इंटरमीडिएट स्टोन एज के एविडेंस कहां से मिले हैं? चिरांद से, पटना से, मुंगेर से, चेचर से। बताना है कहां से प्राप्त हुआ है। तो कहां से हुआ है? अभी बताया था मुंगेर से। मध्यवर्ती प्रस्तर, आपके प्रस्तर युग, इंटरमीडिएट स्टोन एज मुंगेर से हुआ है। लोकेशन देख लिया है ना, मुंगेर देखो ऊपर है खगड़िया, यहाँ है भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय। तो मुंगेर क्या है? बीच में है, जहां आपके 6 स्टेट के बाउंड्री को टच कर रहा है। देख रहे हो, मुंगेर 6 स्टेट के बाउंड्री को टच कर रहा है। नेक्स्ट देखो, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये बताना है। मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग। तो कहाँ के प्राप्त हुए? नव प्रस्तर युग से प्राप्त हुए हैं। कब से है? तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व का ये ड्यूरेशन है। बिहार में, नेक्स्ट में देखो, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं भाई परवर्ती चरण के अवशेष? चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मन्नेर और उपयुक्त सभी। तो याद रखना, ताम्र प्रस्तर युग के जो अवशेष मिले हैं सभी जगहों से मिले हैं। मनेर, मनेर कहाँ है? तो मनेर है पटना में। सोनपुर कहाँ है? तो सोनपुर है भाई गया में। सब याद रखना, सोनपुर हो गया गया में, ठीक है। मनेर हो गया पटना में। समझ रहे हो, मनेर कहाँ है? तो मनेर है पटना में। गया देख रहे हो, गया की लोकेशन देखो, नवादा, नालंदा, फिर आपके जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। तो इस तरह से ये 4 स्टेट को टच करता है। बिहार के 4 स्टेट को टच किया जाता है गया के द्वारा, ठीक है। यहाँ है कैमूर, यहाँ है रोहतास, बक्सर, भोजपुर, यहाँ हो गया पटना, जहानाबाद, जहानाबाद बीच में है, पटना और गया के बीच में सैंडविच है जहानाबाद। पटना को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं? देखो, अरवल, भोजपुर, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा। तो ये सारे स्टेट पटना को टच करते हैं। नेक्स्ट देखो, ऐतिहासिक काल का आरंभ, नेक्स्ट चैप्टर है अभी इसी में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानता कब हुआ था ये बताना है। ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड, महाजनपद काल और उपयुक्त में कोई नहीं। देखो, ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो 1500 से आपके 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल था। उत्तर वैदिक के बारे में बात करें, लेटर वैदिक पीरियड, तो 1000 से शुरू हुआ था लेटर वैदिक पीरियड, आपके 1000 से 600 तक चला था लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। 1000 से 600 तक चला था लेटर वैदिक पीरियड। तो ऐसा माना जाता है बिहार में पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। देखो, ऋग्वेदिक काल में भी आगमन हो चुका था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत भारी मात्रा में नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा जो एविडेंस मिले हैं उत्तर वैदिक काल के मिले हैं। नेक्स्ट देखो, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, कृषि का विस्तार। तो क्या था? तो लोहे का उपयोग, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, एम्पायर के एक्सपैंड करने में सबसे ज्यादा सहायक था लोहे का उपयोग। देखो, आर्य जो आपके, हम आर्यों के बारे में बात करें तो ये कहां से आए थे? तो ये आए थे ईरान से। ये ईरान से आए थे और ईरान से आकर के पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ये बसे थे आपका। तो याद रखना, आर्यन आए कहां से? तो ईरान से आए थे। लोहे का उपयोग की वजह से इनका जो एम्पायर था, इनका जो क्षेत्र था वो और भी ज्यादा विस्तार हुआ। नेक्स्ट देखो, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन थे? श्रुति और आपके किंवदंती के अनुसार महाभारत के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण राज्य बिहार के कौन से? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। उपयुक्त ए और बी दोनों, उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपयुक्त ए एंड बी दोनों ही थे, मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। अगर हम बात करें मगध, तो मगध के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना, मगध जो है, मगध की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, पहले क्या थी? पहले राजगीर थी। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया? उदयन के द्वारा इसकी राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र कर दिया गया।
उसके बाद शिशुनाग आया और उसने दोबारा से राजधानी को चेंज कर दिया और उसकी राजधानी वैशाली कर दी। याद रखना, पहले राजगीर थी, फिर उदयन के आने के बाद पाटलिपुत्र हुई, शिशुनाग के आने के बाद फिर से क्या हो गई, वैशाली हो गई। तो याद, अब ये चीजें याद रखना। विदेह कहाँ है, तो विदेह है नेपाल में, ठीक है, जनकपुर नेपाल में है विदेह, याद रखना इस चीज को। जनकपुत्र के जो आपके जो पुत्र कैपिटल जो थी विदेह की, वो जनकपुर थी। नेक्स्ट देखो, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य प्राप्त होता है? कहां कहां से ये प्राप्त होता है, साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है कि विदेह बिहार में आए थे? ठीक है, सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तेतरीय ब्राह्मण और आपके गोपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि ये जो आए थे गंगई घाटी में आर्यों का आगमन हुआ था और इन्होंने यहाँ पे फॉरेस्ट को, जंगलों को जलाकर काट कर यहाँ पे अपने लिए क्या बनाई थी, जगह बनाई थी। सतपथ ब्राह्मण में ये बात पता चलती है। नेक्स्ट देखो, बिहार में कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवत के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? बताना है कौन सा ऐसा राज्य था जो आपके आरंभ में बाहर था। तिरहुत, विदेह, मगध, उपयुक्त में कोई नहीं। तो कौन सा था, मगध था। ठीक है, मगध था इसका, याद रखना। विदेह के संस्थापक कौन थे, तो निमि विदेह थे। आपको इनके नाम याद रखने। ये इच्छावाकु के पुत्र थे निमि विदेह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। तो क्या था आपका, विदेह था। ठीक है, विदेह होगा इसका आंसर। तो राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे यहाँ के। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। विदेह के संस्थापक कौन थे? निमि विदेह, निमि विदेह थे। ठीक है, विदेह के संस्थापक कौन थे? निमि विदेह थे। नेक्स्ट देखो, अर्थवेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता है? अर्थशास्त्र में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता है? भैया ये व्रात्य क्या है? तो व्रात्य का मतलब है संस्कृति विहीन, जिसमें कल्चर नाम की कोई चीज ना हो, संस्कृति विहीन, उनको बोला जाता है व्रात्य। तो विदेह है, मगध है, कुरु है और अंग है। तो किसके लिए ये जो शब्द थे, सुंदर शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुए थे? तो भाई मगध के लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल हुए थे। यही मगध है जिसकी स्टार्टिंग में राजधानी राजगीर थी। उदयन के आने के बाद कैपिटल चेंज हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, और शिशुनाग के आने के बाद इसकी राजधानी वैशाली हो गई। अब तो याद हो गया होगा सभी को, हुआ कि नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखो, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? मगध, अंग, वज्जी और विदेह। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो कौन सा था भाई? देखो, मगध है, अंग है और आपका वज्जी है, विदेह है। तो विदेह उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य क्या था? विदेह था। विदेह क्या है? इसके आखिरी राजा का नाम कराल है। ठीक है, कराल है आखिरी राजा के नाम। इच्छावाकु के पुत्र निमि विदेह के द्वारा विदेह राज्य को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखो, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? भौगोलिक ज्योग्राफिकल क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होती है? अर्थवेद से होती है, सामवेद से होती है, वायु पुराण से होती है और सतपथ ब्राह्मण से होती है। तो कहां से होती है भाई? तो सतपथ ब्राह्मण से होती है। कहां से होती है? सतपथ ब्राह्मण। बिहार शब्द सर्वप्रथम कहां पर मिला है? तो अर्थवेद में मिला है, याद रखना। भौगोलिक विशेषता, भौगोलिक विस्तार की बात सर्वप्रथम कहां की गई है? तो सतपथ ब्राह्मण में की गई है। ऋग्वेद में अगर हम बात करें, ऋग्वेदा में बिहार को कीकट प्रदेश बोला गया है, जिसका अर्थ वायु पुराण में लिखा गया है। और अर्थ क्या है? अपवित्र देश। ठीक है, क्या नाम है? अपवित्र देश। तो याद रखना, अपवित्र देश। चलो अब देखो जरा कुछ चीजें देखते हैं यहाँ पे। पटना, जहानाबाद, ये जो एरिया है पूरा, इसको, ये एरिया क्या था? ये एरिया है मगध का। ये एरिया है मगध का। पटना, जहानाबाद, गया। अगर हम ये वाला एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया है विदेह वाला एरिया। ठीक है, अगर हम यहाँ वाले एरिया के बारे में बात करें,
ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये वाला एरिया, तो ये है आपका वज्जी। कौन सा है भाई? तो ये है वज्जी। अगर हम ये वाले एरिया के बारे में बात करें तो ये वाला एरिया है आपका अंग। ठीक है, ये है अंग, ये है विदेह, ये है वज्जी, और यहाँ है मगध। समझ रहे हो? और फिर 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है? अगुत्तर निकाय में मिलता है, याद रखना। 16 महाजनपद का वर्णन अगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, महाजनपद। देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों से में स्थित हैं? बताना है। बिहार के क्षेत्र में स्थित कितने महाजनपद हैं? 2, 3, 4 और 5। तो याद रखना, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? अगुत्तर निकाय में मिलती है। मैंने अभी बताया है आपको। टोटल कितने महाजनपद हैं? तो 3 महाजनपद हैं। कितने हैं भाई? तो 3 है। मगध, आपके अंग और वज्जी, जो मैंने अभी आपको दिखाया, मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों ही कहाँ है? आपके बिहार में है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, विदेह, विदेह कहाँ हो गया? नेपाल में हो जाता है। ठीक है, विदेह की कुछ सीमा नेपाल में भी लगती है। नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? बिहार में कौन सा स्थित नहीं है, ये बताना है। अंग, वज्जी, वत्स और मगध। तो कौन है? वत्स नहीं है। वत्स कहाँ है? तो वत्स आपके की कैपिटल थी कौशाम्बी। अभी ये वर्तमान में कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है वर्तमान में? यूपी में। नेक्स्ट, बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? पटना एवं गया, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, भागलपुर एवं मुंगेर, उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखो, अंग महाजनपद के बारे में अगर हम बात करें तो उसका पूर्व नाम क्या था? मालिनी था इसका पूर्व नाम। संस्थापक कौन थे इसके? महागोविंद थे इसके संस्थापक। ठीक है, मालिनी था पूर्व नाम अंग महाजनपद का। और ये कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित है। कहाँ है? तो भागलपुर एवं मुंगेर। देख रहे हो, भागलपुर एवं मुंगेर अंग के बारे में बात करें तो। नेक्स्ट देखो, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी आपकी, जरा देखो, गया, गिरिव्रज, वैशाली और चंपा। तो क्या थी भाई? अंग की राजधानी थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। ठीक है, चंपा की जो गणना की जाती थी भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। नेक्स्ट देखो, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? अंग, मगध, वज्जी, अश्मक। तो याद रखना, मगध में सम्मिलित है। ठीक है, मगध की राजधानी राजगीर उदयन ने पाटलिपुत्र कर दिया। शिशुनाग ने इसकी राजधानी को बदलकर वैशाली कर दी। नेक्स्ट देखो, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? ठीक है, ये बताना है। अंग, मगध, वज्जी और अश्मक। तो कहाँ है? तो भाई देखो, अभी बताया था ना, मगध। नेक्स्ट देखो, मगध महाजनपद की राजधानी थी, ये हो गया ना हमारा अंग अच्छा, ये सेम क्वेश्चन था। चलो, मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, गया और चंपा। तो गिरिव्रज थी, राजगीर का ही पुराना नाम क्या था? गिरिव्रज। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र, शिशुनाग ने वैशाली। अब तो रट गया होगा आप लोग सभी को। नेक्स्ट देखो, मगध तथा अंग महाजनपद की कौन सी नदी पृथक करती है? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी पृथक करती है। याद रखना, अंग और मगध और अंग को चंपा नदी पृथक करती है। कहाँ है भाई चंपा नदी? तो ये हो गया अंग। ठीक है, और यहाँ पे हो गई आपकी चंपा नदी। ठीक है, यहाँ है वज्जी, इस चंपारण के पास यहाँ हो गया वज्जी। यहाँ पे हो गया पटना, जहानाबाद, गया। यहाँ पे हो गया मगध। तो मगध और अंग को अलग करने वाली कौन सी है? यहाँ पे चंपा नदी। चंपा नदी अलग करती है। मगध की राजधानी भी क्या थी? चंपा की राजधानी, आपकी अंग की राजधानी भी क्या थी? चंपा थी। नेक्स्ट देखो, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? बिहार में स्थित ऐसा कौन सा महाजनपद है जो 8 राज्यों का एक संघ था? मगध, वज्जी, अंग, उपयुक्त में सभी। तो देखो, इसमें कौन सा था? वज्जी था। याद रखना, वज्जी था, जिसकी कैपिटल वैशाली थी। ठीक है, और देखो, वज्जी में अगर हम बात करें तो 8 कुल थे।
ठीक है, 8 कुल थे वज्जी में, उसमें से 4 कुल प्रमुख थे। तो पहला तो वज्जी खुद, दूसरा वैशाली की लिच्छवी, तीसरा मिथिला के विदेह, चौथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक। तो नाम याद रखना, पहला वज्जी, दूसरा वैशाली के लिच्छवी, तीसरा मिथिला के विदेह, चौथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये 4 के नाम आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लेना पॉज करके वीडियो को। और चंपा नदी को अगर हम बात करें तो ह्यून सांग जो हर्षवर्धन के शासन काल में चाइनीज ट्रैवलर आए थे, इसको चंपा नहीं बोल पाए, तो उन्होंने क्या बोला इसे, उन्होंने इसको बोला चेनक्पो। ठीक है, क्या बोला भाई, चेनक्पो बोला चंपा को। नेक्स्ट, वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, कितनी बार बता दिया, वैशाली थी। पहला गणतंत्र भी कहा जाता है वज्जी को, विश्व का पहला गणतंत्र वज्जी संघ था। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था, तो अभी बताया ना कहाँ था, तो भाई वज्जी में था, वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी, देखो बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा वैशाली। ठीक है, प्रथम गणतांत्रिक क्या थी, वैशाली थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, बता देना, गिरिव्रज है प्रथम राजधानी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसकी उदय ने राजधानी पाटलिपुत्र कर दी, सुशुनाग ने बदलकर वैशाली कर दी। नेक्स्ट देखो, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था चंपा, नालंदा, वैशाली और अंग। तो भाई आपके प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में एक था अंग। ठीक है, अंग था। देखो चंपा की राजधानी क्या थी, अंग थी। ठीक है, अंग, तो क्या हो गया, अंग होगा इसका आंसर। ये कहाँ था, तो भागलपुर और मुंगेर में है, देख लो जरा, भागलपुर और मुंगेर, ये है अंग। चंपा क्या होती, राजधानी थी। वैशाली क्या थी, वज्जी की राजधानी थी, है ना, वैशाली वज्जी की राजधानी थी। तीन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद है, मगध, अंग और वज्जी। तो उसका नाम याद रखना। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया, याद रखना। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, हम लोग कल मिलेंगे, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। बौद्ध और जैन धर्म के बारे में कल डिस्कशन होगा। आज के सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, दोस्तों को भी शेयर करो। इसे देखो, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भाई आप लोग देखना पसंद कर रहे हो, तो मैं आपके लिए और भी कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगी जो आपके बिहार पीसीएस या किसी भी पीएससी एग्जाम या और भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और आपकी घटना चक्र की सीरीज पॉलिटी की चल रही है, आप लोग उसको देख सकते हो, और उसको इग्नोर मत करना, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन नहीं हो रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें मिल रही है। तो उसको जरूर देखना, मिस मत करना उसको देखना, वो रोज आपका सेशन चैनल पे अपलोड हो जाता है। चलो अभी चलते हैं और कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।